नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। झारखंड पीजीटी 2022 परीक्षा हेतु हम सभी अपना अध्ययन अध्यापन का क्रम जारी रखे हुए हैं। उसी क्रम में आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ प्रथम प्रश्न पत्र को, जो 2018 में पूछा गया था। परीक्षा फॉर्म भरा गया था 17 में, विज्ञापन था 17 का, लेकिन परीक्षा आयोजित हुई थी 18 में। उसी प्रश्न पत्र को लेकर के उपस्थित हूँ। इस प्रश्न पत्र से हम सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग का इस वीडियो का उद्देश्य यही होना चाहिए, वीडियो में जो हम लोग अपना महत्वपूर्ण समय देंगे, इसका उद्देश्य बस यही रहेगा कि प्रश्नों को देख करके अपने आप को आकलित कर सके कि क्या हमें अपने पूर्व में किए हुए पढ़ाई से ही क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएंगे क्या, क्योंकि हमें इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने की ही ज़रूरत है। इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आता है तो हम सभी परीक्षा से ही बाहर हो जाएंगे। हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र चेक ही नहीं होगा। चेक न हो और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम बहुत कुछ अच्छा कर दें, प्रथम प्रश्न पत्र में कुछ भी अच्छा ना करें, तो कोई महत्व नहीं है। आपके सहभागिता का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है आपको परीक्षा में बैठने का। इस वीडियो से इतना अपने आप को अंदाज लगा लें या इतने आप अपने आप को आकलित कर लें कि हमें पढ़ना है प्रश्न पत्र में कि नहीं पढ़ना है। क्या बिना पढ़े हो सकता है? यदि नहीं हो सकता है तो कितना पढ़ना है, और कितना पढ़ना है तो किस बिंदु को पढ़ना है। इसी उद्देश्य से मैं इस प्रश्न पत्र को लाया हूँ। आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखेंगे, ज्ञान भूमि सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें वीडियो मिल जाएगा, उसमें पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो से मैं अपने अनुभव को भी आपको बताऊंगा और प्रश्नों को देख करके भी मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये प्रश्न कहाँ से आया हुआ है। इसे आप इसको देखेंगे तो हल कर सकते हैं। ये तैयारी यदि आपकी है पहले से तो उसको ना पढ़िएगा, यदि तैयारी नहीं होगी तो उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, आपके सामने दिख ही रहा होगा। गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? एक मिनट। गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे। गोदावरी नदी के उत्पत्ति का ये कह सकते हैं कि उद्भव स्थल की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब केवल गोदावरी नदी की नहीं, अन्य नदियों के भी उद्भव स्थल, अर्थात इस प्रश्न से हम इतना कह सकते हैं कि हमें अपने देश में बहने वाले नदियों का उद्गम स्थल और कहाँ पर समुद्र में विलय होती है, उन सब चीज़ों को जानना चाहिए। इस प्रश्न से आपको इतना सीख लेना है, अपने देश के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानना ही होगा। जानते हैं तो सही है, नहीं तो जानने का प्रयास करना भी चाहिए। मैं तो प्रत्येक प्रश्न में कहूंगा कि आपको जानना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन एक साथ में बात यह भी कह दूं कि आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाना है। यदि 50 प्रश्न, 55 प्रश्न, 50 नहीं, मैं कहता हूं कि 60 प्रश्न यदि आप बिना पढ़े कर पा रहे हैं अभी इस प्रश्न पत्र से, क्योंकि आपके लिए तो ये नया प्रश्न पत्र है, कर पा रहे हैं, तो फिर आपको भारत का भूगोल, इतिहास, इन सब चीज़ों में समय व्यतीत नहीं करके जिससे मेरिट बननी है उसमें आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 27 से 31 दिसंबर 2017 तक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? प्रश्न से साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि करंट अफेयर्स का ये प्रश्न है। करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसे देखना चाहिए। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अर्थात अनुच्छेदों की सामान्य जानकारी भी आपको रखनी पड़ेगी। ब्रिटा नृत्य निम्नलिखित राज्य से किससे संबंधित है? हमारे देश के जो विभिन्न राज्य हैं उस राज्य में जो प्रसिद्ध नृत्य हैं, जो कला कौशल हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रश्न यही कहता है। प्रश्न संख्या 4 देख करके आपको इस बात का अंदाज हो गया होगा, और यदि जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जानने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि पहले प्रश्नों को देखिए, 150 प्रश्नों को देखिए, 100 प्रश्नों को देखिए, देख करके आकलित करिए कि कर पा रहे हैं कि नहीं। 60 प्रश्न कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको करना तो 33% ही है ना। फिर भी 60% कर लिए कि कुछ ना आए तब क्या करेंगे?
33% बस याद रखिए। मैं बार बार 60-50 बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अधिक रूप में मैं देखना चाहता हूँ, आपको ज़्यादा आता हो। प्रश्न पत्र करते समय कुछ प्रश्न एकदम ऐसे भी होते हैं प्रश्न कि नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को प्लस के रूप में लेकर के चलना होगा। 33 नहीं, कम से कम आप 50 लेकर के चलिए। 50 प्रश्न कर लेंगे इसमें तो समझिए कि आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मेडागास्कर की राजधानी है? मेडागास्कर आप सुने होंगे, उसकी राजधानी क्या है ये आपको जानना होगा। अर्थात हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो नाम प्रसिद्ध हैं, जो देश प्रसिद्ध हैं, जो द्वीप प्रसिद्ध हैं, उनकी भी जानकारी रखनी पड़ेगी। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? आधुनिक इतिहास से ये प्रश्न है। आधुनिक इतिहास से आपको प्रश्न आते हैं बिहार और झारखंड दोनों में, इसे आपको देखकर थोड़ा बहुत जानकारी रखनी होगी। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जिस दिवस को मनाया जाता है, जिस दिन को मनाया जाता है, वो तो जानना ही होगा। साथ में यह प्रश्न आपको यह भी बताता है कि प्रमुख दिवस भी आप याद करके रखें। मैं तो कहूँगा कि आप याद रखिएगा, भले ही आप 33 क्रॉस कर रहे हों, फिर भी दिवस से एक प्रश्न यदि आ जाता है तो आपको याद करने में क्या जाता है। भारत की प्रथम विद्युत जनगतिशीलता प्रणाली इलेक्ट्रिक मास मोबिलिटी सिस्टम कहाँ प्रारंभ की गई थी? अब भारत में जो विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान में जो जो शोध हुए हैं, जो जो कार्य हुए हैं, उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। ये प्रश्न आपको इस बात को संकेत देता है। कला संगीत के क्षेत्र में 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता है? ये प्रश्न आपको ये बताता है कि करंट अफेयर्स में पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, इन सब चीज़ों की इन सब का जो पुरस्कार वितरण होता है, उसके प्रसिद्ध नाम आपको जानकारी रखनी होगी। दिसंबर 2017 में बीसीसीआई के महाप्रबंधक जनरल मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। करंट अफेयर्स के प्रश्न से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं करंट अफेयर से, तो एक मैं अपने तरफ से कहूँगा कि एक प्रकाशन आता है, खैर मैं उस प्रकाशन का ऐसा नहीं है कि मैं प्रचार कर रहा हूँ या उसके लिए मुझे कोई बात कही गई है कि नहीं आप इसको सजेस्ट कीजिए बच्चों को, लेकिन मैंने उसमें देखा है कि काफ़ी चीज़ें अच्छी रहती है। यदि आप एडुटेरिया का करंट अफेयर्स और स्पीडी करंट अफेयर्स दोनों में से कोई एक, एडुटेरिया ही ले लीजिए, एडुटेरिया बिहार और झारखंड के लेवल का होता है, स्पीडी भी बहुत सही है, दोनों में से कोई जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे उसको ले लीजिए और पढ़िए, तो काफ़ी प्रश्न भी आपके जनरल नॉलेज के हो जाएंगे, करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। अगला है, कौन सा दिन प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये भी दिवस से प्रश्न आ गया। सारे दिवस भी आपको रहेंगे, एडुटेरियम में भी रहेंगे और स्पीडी में भी रहेंगे, करंट के भी क्वेश्चन रहेंगे और प्रसिद्ध दिवस के भी रहेंगे। ये तो खैर आप जानते होंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्राचीन भारत में तक्षशिला निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका केंद्र था? तो शिक्षा का केंद्र था तक्षशिला, नालंदा। ये इस बात से परिचित होंगे और इससे आपको ये पता चलता है कि हमें जो प्राचीन इतिहास है उससे भी कुछ जानकारी रखनी पड़ेगी। फिर करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, 2017 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये आपको करंट अफेयर्स के बुक से मिल जाएगा। उसमें आप तत्कालिक नोबेल, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इन सब चीज़ों की जानकारी अपने आप में अर्जित कर सकते हैं और परीक्षा के लिए तैयार हो सकते हैं। बजट का प्रश्न है, बजट भी आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि जो बहुत ही अंदर जा कर के हो। करंट अफेयर्स उस लेवल का पढ़ना चाहिए जो बहुत प्रसिद्ध हो, जैसे नोबेल हो गया, बजट हो गया, पुरस्कार हो गए, अन्य जो बहुत प्रसिद्ध विश्व की घटना है वो घटना, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ऐसी घटनाएं पढ़नी चाहिए। और स्पीडी और एडिटोरियल में आपको वही देखने के लिए मिलेगा। केवल पेज नहीं भरा जाता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को भी शामिल किया जाए, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही शामिल किया जाता है, तो आप उसमें देख सकते हैं। संविधान संशोधन के बारे में पूछा है। ये संविधान 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है संशोधन। उसमें प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द की प्रविष्टि की गई थी? तो संविधान संशोधन में आप संशोधन याद करने की कोशिश करेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उसको आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मुझे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के में भी कुछ तैयारी करनी चाहिए, तो आप हमें बताइएगा। मैं प्लेलिस्ट एक बना करके
आपको दे दूंगा, उससे को देख लेंगे ना, तो आपके ऐसे प्रश्न हो जाएंगे आसानी से। करेंट अफेयर्स के लिए मैं बता ही दिया, उसमें उसी से आप उस बुक से 10 15 20 प्रश्न आ जाएंगे करेंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जब ये जनरल नॉलेज के प्रश्न समाप्त होंगे तो मैं एक विशेष बात बताऊंगा आप सभी को। तब तक हिंदी जब प्रारंभ होगा उस समय बात बताऊंगा कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उसे मैं उस प्रश्न पर आकर ही बताऊंगा। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और उस महत्वपूर्ण अपने अनुभव, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आपके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, उस अनुभव से हो सकता है कि आपका हौसला और बढ़ जाए और अपने आप को एकदम चुस्त दुरुस्त माने कि नहीं, मैं अब तैयारी कर सकता हूं, कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। फिर करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 2017 के सितंबर से लेकर नवंबर की जो तिमाही होती है उसमें बिजनेस ऑप्टिमिज्म सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। पाइथागोरस का जन्म होने के सैकड़ों वर्ष पूर्व पाइथागोरस प्रमेय की खोज करने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का नाम क्या था? पाइथागोरस का जब प्रादुर्भाव हुआ उससे सैकड़ों वर्ष पूर्व पाइथागोरस प्रमेय का खोज हो चुका था, भारतीय गणितज्ञ ने किया था। उसका नाम क्या था, उनका नाम क्या था? तो बौधायन नाम जो है कि होगा। अब यहाँ पर क्या उत्तर सही है मैं नहीं कह सकता, खैर यहाँ पर जो उत्तर आपको दिख रहा है वही सही है। फुटबॉल के लिए 2017 में ध्यानचंद पुरस्कार किसने जीता था? ये भी प्रश्न करंट अफेयर से ही। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो बहुत जो प्रसिद्ध मुद्राएं हैं, देशों की मुद्राएं हैं, उसको जानना होगा, जिसे बोलते हैं एसआई अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार क्षेत्रफल की इकाई क्या है? बहुत बेसिक प्रश्न है। क्षेत्रफल का सबसे प्रथम इकाई क्या होता है? तो वर्ग मीटर होता है। चिकित्सा की कौन सी शाखा जो है कि कैंसर से संबंधित बीमारियों को इलाज करती है? देखिए अंग्रेजी में अनेकों नाम होते हैं, साइन उनका वैज्ञानिक नाम है, उस नाम में कैंसर के लिए क्या नाम निर्धारित किया गया है? तो ये विज्ञान से प्रश्न हो गया। एम्पियर किसको मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है? अब विद्युत धारा के लिए एम्पियर तो हम लोग देखते ही हैं, कितने एम्पियर का है, कभी बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने तो देख लेते हैं। तो ये सब सामान्य जो ज्ञान है, चाहे विज्ञान का हो, संविधान का हो, इतिहास का हो, भूगोल का हो, वो सारी चीज़ें भी इसमें सम्मिलित हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो बिना आप पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं ये निर्भर करता है कि आप अभी तक अपनी तैयारी कैसे रखें। एकदम सामान्य विद्यार्थी होंगे, कुछ भी जनरल नॉलेज से मतलब नहीं रखते होंगे, तो हो सकता है कि आप 50 प्रश्न में 5-10 ही कर पाएँ, और नहीं तो कुछ ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, कुछ परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, तो आप 20 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं। तो एम्पियर के बारे में इसकी जानकारी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है? चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। सिरका में पाया जाता है, ये भी बहुत ही बेसिक है, छठे के विज्ञान में मिल जाएगा, नहीं तो लूसेंट के विज्ञान में ये सब आपको आसानी से मिल जाएगा। एसिटिक अम्ल मिलता है, इससे जो रसायन शास्त्र है उसके भी प्रश्न यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान के भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन उत्पन्न करती है? अब ग्रंथियों के बारे में, मानव शरीर के बारे में, या कहूँ कि बायोलॉजी के बारे में भी जानकारी कुछ रखनी पड़ेगी। जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव मानक वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? साइंस के प्रश्न अब प्रारंभ हुए हैं, इसमें आपको 6-7 का एनसीईआरटी देखना होगा, सभी उसी से प्रश्न पूछे गए हैं 6-7 के एनसीईआरटी से। तत्वों के लिए परमाणु संख्या की अवधारणा को किसने पेश किया था? यहाँ पर उस वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है जो परमाणु संख्या के बारे में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था अपने मत को। निम्नलिखित में से किन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को आमतौर पर संचार के लिए उपयोग किया जाता है? साइंस का ही प्रश्न है। पौधों के रंजक क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? जो पौधों का रंजक होता है क्लोरोफिल, जिससे हम बोलते हैं ना कि सूर्य का किरण आदान प्रदान, हरा रंग, ये सब चीजें जो होती है उसमें धातु कौन सी पाई जाती है? उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में बनाया जा सकता है? अब यहाँ पर गणित का प्रश्न भी प्रारंभ होता है। जो गणित जो जानते होंगे सामान्य रूप से वो इन सभी प्रश्नों को कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है? कौन सा ऐसा समीकरण है जिसका कोई वास्तविक मूल नहीं है?
अगला प्रश्न है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 मीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। यह भी गणित का ही प्रश्न है। क्षेत्रमिति आपकी जानकारी, यदि क्षेत्रमिति को जानते हैं तो इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न भी है, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल इत्यादि की भी जानकारी आपको रखनी होगी, रूट की जानकारी रखनी होगी। इन सब प्रश्नों को देख करके ऐसा लग रहा है, अभी जानकारी कितनी आप तक है अब ये डिसाइड करिए आप। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 44 से विभाजित है। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक जो जानते होंगे कि कैसे विभाजन जाना जाता है, कैसे विभाजित किया जाता है, चेक किया जाता है, वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि भाग दे करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आप कहीं ना कहीं हल कर लेंगे, मैं इससे निश्चिंत हूँ कि इस तरह के प्रश्न आप हल कर लेंगे। हाँ, इस तरह के प्रश्न हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत करे, यदि मैथ की जानकारी नहीं है तो। मैं बहुत बढ़िया से परिचित हूँ कि संस्कृत के विद्यार्थी अन्य विषयों में कुछ कमजोर होते हैं और अन्य विषयों की कमजोरी उन्हें अंदर अंदर डर पैदा करती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्या, मैं 33 प्रश्न कर भी नहीं कर पाऊंगा क्या। तो मैं बोलता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जुड़ करके एक उस प्रश्न तक पहुंचिए जहां पर सामान्य ज्ञान खत्म होता है। फिर मैं आपको एक ब्रह्म सूत्र बताऊंगा। ब्रह्म सूत्र का तात्पर्य यह है कि अपने अनुभव सूत्र बताऊंगा कि इस अनुभव को लेकर के चलिए, आप आसानी से नैया को पार कर लेंगे। अगला है, यदि साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अब साइन थीटा कॉस थीटा भी गणित का ही प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न का प्रतिशत का प्रश्न है। प्रतिशत भी आपको देखना होगा, 10% और 15% की क्रमागत छूट निम्नलिखित में से किसी एकल छूट के बराबर है। तो अब परसेंटेज जो जानते होंगे करेंगे। मैं यहाँ पर प्रश्नों को हल कराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूँ। हाँ, आप लोग का ऐसा कहना होगा और समय मिलेगा तब मैं करा दूंगा प्रश्नों को हल भी, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को भी हल करा दूंगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि मैं संस्कृत के सिलेबस को पहले कंप्लीट कराऊं और उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। ये यहाँ पर अब देखिए, जो पढ़े होंगे क्या, रीजनिंग के प्रश्न किए होंगे वो इसको कर सकते हैं। उस चित्र का चयन करें जो अन्य 3 चित्रों से किसी प्रकार भिन्न है। तो उस चित्र का चयन करना है कि कैसे वो भिन्न है। आगे, आज रवि का जन्मदिन है। आज से 2 वर्ष बाद वह 10 वर्ष पहले की तुलना में दोगुनी आयु का हो जाएगा। आज रवि की आयु कितनी है। इस प्रश्न को 3 तरह से देख सकते हैं, गणित के दृष्टिकोण से, रीजनिंग के दृष्टिकोण से, रीजनिंग में भी कैलेंडर के दृष्टिकोण से इसे देख सकते हैं। अब इस प्रश्न को देख करके आप आकलित कीजिए अपने आप को कि क्या हमें पढ़ना होगा कि आप कर पा रहे हैं। फिर यहाँ भी रीजनिंग ही है, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। रीजनिंग का अभ्यास यदि रहेगा तो आप कर लेंगे। एक कोड भाषा में निम्नलिखित वर्णाक्षरों को चित्रित किया गया है, स्वरूप में एक विशेष ढंग से कोडित किया गया है। इस तरह के प्रश्न आसान होते हैं। केवल आप एक शब्द के लिए एक संकेत, एक अक्षर के लिए एक संकेत जब सेट कर लेंगे तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। फिर वही PQRST रीजनिंग है और रीजनिंग को आप दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। फिर रीजनिंग है, ऐसे प्रश्न आपको एकदम सही हो जाएंगे। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, करिए, सही हो जाएंगे, निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। नहीं तो सॉरी, नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बताइएगा, मैं प्ले लिस्ट बना करके दूंगा। मेरे पास वीडियो नहीं है, मैं वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, मैं दूसरे चैनल से वीडियो ढूंढ करके आपको एक व्यवस्थित प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर से रीजनिंग का प्रश्न ही 5, 11, 25, 55, 117 का क्रम में अगला क्या होगा। फिर ये रिलेशन से है, PK का पुत्र है, L की बहन है। इस तरह के प्रश्न जो है कि रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं और इस तरह के प्रश्न देख करके आप घबराएं नहीं, पहले करने की कोशिश कीजिए, कर लेंगे। रिश्तेदारी बनाइए खुद से, वहाँ पर अपने आप को एक पात्र मान लीजिए रीजनिंग का और अपने से जोड़िए। जैसे आप यहाँ बोला ना कि PK का पुत्र है तो P अपने आप को मान लीजिए, K मान लीजिए अपने पिताजी को। फिर L K की बहन है तो L जो है कि आपकी बुआ हो गई, ठीक है, जिसकी पुत्री M है, पुत्र M है मतलब बुआ का लड़का हो गया, पुत्री N है बुआ की लड़की हो गई। फिर J जो है M का मामा है, M का मामा है J, ठीक है, तो मामा भी आपके फिर आपके पिताजी के समकक्ष हो गए J। N का J के साथ में क्या संबंध है, तो N के साथ में जब M का मामा जो J है
तो एम और एन भाई बहन है तो भी क्या होगा, बहन, भतीजी, पुत्री, पत्नी, एम और पुत्री, जिसका पुत्र एम और एन है, जे एम का मामा है। अच्छा, जे है जो एम का मामा है, तो फिर एन से क्या संबंध होगा, एन का जे के साथ में क्या संबंध होगा। तो इस तरह से आप जब अपने आप को यहाँ पर रख करके सॉल्व करेंगे तो इस प्रश्न को कर लेंगे। मैं अब कर नहीं करूँगा तो समय लग जाएगा, चलिए कर ही देता हूँ, क्योंकि अब इसको चर्चा कर दिया हूँ तो करना ही सही रहेगा। देखिए, पी एक है पात्र, ठीक है, वो के का पुत्र है, के यहाँ पर हो गया, के का पुत्र हो गया पी। एल जो है के की बहन है, ये एक समकक्ष हो गए, के और एल की, ये भाई है ये बहन है, एल के की बहन है, तो बहन कौन है, ये है, जिसका पुत्र एम और पुत्री एन है। एल की बात आई थी ना, तो उसके दो पुत्र है, एक संतान है, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्र जो है कि वो एम है और एन जो है कि उसकी पुत्री है, ठीक। पी के का पुत्र था, पुत्र हम सेट कर लिए। एल जो है के की बहन है, एल के की बहन हो गई। एल के दो संतान है, एक एम है पुत्र और पुत्री है एन। इस तरह से संतान सेट कर लिए। फिर बात आई कि जे है जो वो एम का मामा है। अच्छा, जे, अब जे जो है एम का मामा है तो इसी के समकक्ष होगा, क्योंकि ये इसकी माँ है, ये भी भाई है, ये बहन थी ना, एल के की बहन थी, एल के की बहन है, और जो जे है वो भी एम का मामा है, इसका मामा है, ये इसका मामा है, तो इसका भी मामा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अच्छा, अब मामा हो गया, दोनों का तो मामा हो जाएगा जब भाई बहन है, तो यहाँ पर जे एम का मामा है। अब पूछा कि एन का जे के साथ में क्या संबंध है, तो इसका संबंध पूछा है, तो इसका संबंध क्या हो सकता है, बहन तो हो नहीं सकती है, भांजी है, तो भांजी के लिए शब्द ढूंढना पड़ेगा, तो बहन तो है नहीं, पुत्री है नहीं, पत्नी है नहीं। देखिए, अब भांजी या भतीजी दोनों रिश्ता जो है कि उसी श्रेणी में आता है। अब कहेंगे कि नहीं, भांजी के लिए तो भांजी लिखने चाहिए, भांजी नहीं लिखा गया है, तो अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न को, पुत्री तो देख रहा है कि नहीं है, पत्नी है नहीं, बहन है नहीं, तो एक सबसे समकक्ष जो होता है, जो सबसे समीप होता है, उस प्रश्न को उत्तर दिया जाता है। देखिए, हिंदी के शब्दावली में कहीं कहीं भांजी का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर इंग्लिश का भतीजी का प्रयोग कर दिया जाता है, और इंग्लिश में तो दोनों को एक ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, भतीजी वाला। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित चित्र में कितने आयत हैं, अब इसमें आयत नहीं आयत, कितने आयत है, आयत पूछा है, तो आयत की संख्या गिनिएगा और गिन करके आप निकालिएगा कि कितने आयत हैं। कंप्यूटर मॉनिटर्स के संदर्भ में सीआरटी का क्या अर्थ है, सीआरटी का मतलब क्या होता है, ये आपको जानना होगा। यहाँ पर तो बता दिया गया है, लेकिन आपको और भी अपने स्तर से आगे जानना है। असेंबली लैंग्वेजेज किस तरह की लैंग्वेजेज होती है, अब कंप्यूटर से भी प्रश्न आने लगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला दिया है, न तो कॉलम संदर्भ और न ही रो संदर्भ को परिवर्तित करने का अनुमोदित देता है। एक्सेल फार्मूला का भी एक फार्मूला उसका मान दिया है। अब एक्सेल के बारे में जो जानकारी रखते होंगे बहुत बढ़िया से, वही इसको हल कर सकेंगे। फिर है संख्यात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को एक प्रकार का कंप्यूटरीकृत लेजर खाता वही निर्मित करने में सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है। तो यहाँ पर अब आप डाटा विश्लेषण जानते होंगे कंप्यूटर के बारे में, तभी आप इसको कर सकते हैं। और खैर ये तो बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, स्प्रेडशीट्स में हम लोग मोबाइल में भी रहता है, उसी से इसको करते हैं। कौन सा कर्सर को गतिमान करने वाली कुंजी नहीं है। देखिए, कर्सर जो है, माउस आप कंप्यूटर पर ले जाते होंगे तो इधर उधर मूव करता होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी देखिए मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पे ये हमारा माउस का चिन्ह आपको दिख रहा है ना, यही हो गया कर्सर। मैं भी हिला रहा हूँ तो ये कर्सर हो गया ना। तो कर्सर को गतिमान करने वाला कुंजी नहीं। पेज अप में भी कर्सर काम करता है, एरो में भी काम करता है, होम में भी करता है, एस्केप में नहीं करता है। ये भी कंप्यूटर से एकदम संबंधित हो गया और कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखनी होगी। निम्नलिखित में से क्या ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा
कि ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर को पढ़ेंगे आप तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में भी आपको पता चलेगा क्या ऑप्टिकल डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। तो इसमें CD रोम ऑप्टिकल डिस्क है। अब यहाँ झारखंड के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको देखिए। झारखंड के एक प्रसिद्ध लेखक कौन थे जिनकी प्रसिद्ध रचना भारत प्रेम कथा है? झारखंड के बारे में सामान्य जानकारी रखनी चाहिए, 50 के बाद ये प्रश्न आया है। 2014 में झारखंड के जीवन रक्षक पदक पुरस्कार किसे मिला था? तो चूंकि 2014 का प्रश्न इसलिए पूछा है, झारखंड से संबंधित है, नहीं तो करंट का प्रश्न जो है कि इंडिया का पूछेगा तो एकदम जो नज़दीक समय का होगा उसी के बारे में पूछेगा। झारखंड के संथाल ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के खिलाफ कब विद्रोह किया था? तो संथाल विद्रोह को आपको जानना होगा। भद्रा महीने में चंद्रमा के चरणों के 11वें दिन झारखंड के कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? हम सभी झारखंड वासी हैं, झारखंड में रहने के कारण आपको झारखंड के त्यौहार के बारे में, झारखंड के नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में और वहाँ के जो वीर व्यक्तित्व हुए हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। झारखंड में कौन सा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाया गया है जो यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण अपने इस्पात, ध्यान से पढ़िए, इस्पात और कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इस बात को सभी जानते हैं, झारखंड वासी हैं तो इतना तो जानना पड़ेगा। झारखंड राज्य में हर घर को राशन कार्ड प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? ये उस समय का प्रश्न है। इस बार अनेकों योजनाएं जो चली झारखंड सरकार ने पास किया है उसको आपको पढ़ना होगा। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे आप ये सीख लीजिए कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। झारखंड के किस शहर को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है जो प्रकृति की सबसे अच्छी देन है? झारखंड के सामान्य भूगोल भी आपको जानकारी रखनी होगी। ये इस बात को प्रस्तुत करता है। प्रश्न संख्या कौन? 57। इतना जल्दी मत भागिए भाई। प्रश्न संख्या 57 इस बात की ओर संकेत करता है कि हमें झारखंड का एकदम सामान्य भूगोल भी रखना होगा पढ़ करके। छोटा नागपुर काश्तकारी टेनेंसी एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इतिहास भी, आधुनिक इतिहास झारखंड से जानना होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की असुंता लकड़ा किस खेल में भारतीय टीम की कप्तान है? तो झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं या राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं, उनकी भी जानकारी आपको रखनी होगी। झारखंड का सूर्य मंदिर किस शहर के सबसे नज़दीक है? तो झारखंड का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो सबसे किस शहर के सबसे नज़दीक है? अगला देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां तक हम सभी कितने प्रश्नों को कर चुके हैं? 60 प्रश्नों तक को कर चुके। 60 में मैं प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता तो नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन जो व्यक्ति पीजी किया है, बीएड किया है और आज फॉर्म अप्लाई करके तैयारी करने में लगा हुआ है, वो इस मानसिकता के साथ तैयार है कि इन प्रश्नों को पढ़ सकता है, समझ सकता है और इतना ही नहीं कर सकता है, वो 10 से लेकर के कम से कम 20 से 15 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों को कर सकते हैं। क्या आप अभी तक पहुंचे इस वीडियो में तो आपको ऐसा लगा नहीं होगा कि आप 10 प्रश्न कर पा रहे हैं, 15 प्रश्न कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं तो आगे वाले जो प्रश्न हैं उसमें आप 90% प्रश्न कर लेंगे। जब 90% प्रश्न आप वहां से कर लेंगे और फिर 10 प्रश्न आप ऊपर से कर पा रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि नीचे के आप सभी के सभी प्रश्न कर सकते हैं, 1-2 प्रश्न छोड़ करके। तो ऊपर से कुछ प्रश्न कर रहे हैं बिना पढ़े हुए भी, और इसको भी आप बिना पढ़े ही कर पाएंगे, पढ़ने की जरूरत विशेष नहीं पड़ेगी। बस परीक्षा के अवधि में अपने आप को सावधान रखना होगा, अपनी मनोगति को संभाल कर रखना होगा, बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना होगा, बहुत ज़्यादा बेचैन नहीं होना होगा। तो आप ऐसे जो नीचे प्रश्न आ रहे हैं इसको आप आसानी से करेंगे। इन प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसे आप पढ़िए, फर्स्ट पेपर के लिए भी पढ़िए, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा तो उस स्तर को आप समझ नहीं पाएंगे। पहले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें हम लोग काफ़ी जल्दी निकल जाएंगे। गद्य दिया हुआ है, जो व्यक्ति बीएड किया, सीटेट दिया, टेट दिया, कुछ भी नहीं दिया तो भी इतना पढ़ा, बीएड तक पहुंचा, पीजी तक पहुंचा, वो गद्य पढ़ करके उस गद्य में
इस गद्य को आप पढ़ेंगे और इस गद्य में छिपे हुए जो प्रश्न के उत्तर रहेंगे उसको क्या आप नहीं ढूंढ पाएंगे? ढूंढ पाएंगे, जरूर ढूंढ पाएंगे। तो इस गद्य से ये देखिए प्रश्न पूछेगा, गद्य को पढ़ना है और पढ़ करके एक यहाँ प्रश्न जो पूछा उसको देना है, फिर इतना बड़ा गद्य पढ़ करके फिर आपको उत्तर देना है, ये यहाँ पर उत्तर देना है, इसको कर लेंगे। फिर गद्य पढ़ना है और गद्य पढ़ करके आपको उत्तर देना है। देखिए ये इतने बड़े बड़े गद्य से एक एक प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, ये गद्य से प्रश्न पूछने का, एक एक प्रश्न पूछने का जो तरीका है आपको समय को लेने का है, समय का आप समय व्यतीत करेंगे आप प्रश्न में तो घबराहट पैदा होगी, तो आपकी क्षमता की परख होगी कि आप चुनौतियों में किस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर गद्य, इतने बड़े गद्य पढ़ा करके एक प्रश्न पूछने का बस यही उद्देश्य है कि आपके चुनौतियों में प्रश्न के उत्तर देने की शैली परखी जा सके। तो आप इसमें शैली अपने आप को परखने के लिए, अब उस शैली की परीक्षा देने में उत्तीर्ण होने के लिए मैं यही कहूँगा कि जो समय नहीं आने वाले प्रश्न में आप देंगे उसमें नहीं देना है, क्योंकि ये तो 100% प्रश्न सही होने वाला है, इसको हमें देना है। फिर गद्य आएगा और गद्य के प्रश्न आपको यहाँ पर उत्तर देने होंगे। एक एक गद्य से एक एक प्रश्न जो है कि इतने बड़े बड़े गद्य पढ़ करके, और ये सभी के सभी आपका सही हो जाएगा, एकदम पंक्ति से प्रश्न पूछ देता है। मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, 60 प्रश्न उधर देखे थे और उसके बाद में हम लोग गद्य के प्रश्न जो है कि प्रारंभ हो गए हैं। केवल गद्य पढ़िए और उसके उत्तर दीजिए। पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, आप खूब अपने आप को इस पर अभ्यास कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। केवल गद्य देखिए 9 से 10 प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए, 10 के 10 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। उधर 60 में मैं तो मानता हूं, मैं तो 25 किया था 60 में, आप इसमें से 60 में से 10 भी करते हैं उधर, तो यहाँ तक 10 आते आते आप 20 प्रश्न सही कर लेंगे। कोई आप ये सोचेंगे कोई गारंटी है कि हम गद्य पढ़ के सही कर लेंगे? अरे भाई जब गद्य के पंक्ति से ही प्रश्न पूछा जाएगा तो उसको तो कर ही लेंगे, नहीं 10 तो 9 तो कर लेंगे। फिर ये 11वां भी जो है कि गद्य से आया, फिर आगे भी गद्य से है, 12वां प्रश्न भी गद्य से है। बड़े बड़े गद्य दिए रहेंगे कंप्यूटर में, आप उससे पढ़िए और प्रश्नों को हल कीजिए। 13 प्रश्न, 14 प्रश्न, 15वां प्रश्न भी हो गद्य से है। चलिए ये भी गद्य से है। ये सब गद्य से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 18 सब गद्य वाले प्रश्न एकदम सही हो जाएंगे, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतनी जानकारी दी गई थी और उसके बारे में फिर पूछा गया था। फिर यहाँ पर बेकार के चीज से भी फायदा उठाना अर्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति सटीक है? तो आप ये हिंदी के प्रश्न में आसानी से कर लेंगे। अभी तक 20 प्रश्न जो ऊपर गद्य से पूछे गए थे वो 20 के 20 मैं मानता हूँ कि आप सही करेंगे। एक किस्सा भी सही करेंगे, घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है ये भी सही करेंगे। इस तरह के दूसरे भी प्रश्न आएंगे, आप पूछे जाएगा अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, उसे भी आप सही करेंगे। फिर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है? आप कहाँ जा रहे हैं? बकरा दूध देता है, एक बकरा दूध देता है? नहीं ना देता है। राम को सीता का अग्नि परीक्षा नहीं लेना था। राम को सीता का, देखिए सीता का, अग्नि परीक्षा जब स्त्रीलिंग शब्द है तो सीता की होगा, ठीक है। बकरा ये भी गलती है। हमको तुमको कुछ कहना है, तो हमको तुमको कुछ नहीं कहना, हमें तुमको कुछ, हमें तुम्हें कुछ कहना है, या हमको तुमको, यहाँ पर दोनों में कर्म का प्रयोग कर दिया गया, गलती हो गया। हमें तुमको कुछ कहना है ऐसे कह सकते हैं। नदी में प्रदूषण बहुत होता है, नदी का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इसे ढूंढना, इसे भी आप कर लेंगे सही। अनेकार्थी नहीं है, अर्थात एक इसका दूसरा अर्थ, जैसे अर्थ का होता है एक शब्द का अर्थ, अर्थ मतलब धन भी होता है, अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है, कनक मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है, लेकिन आत्मा का मतलब केवल आत्मा होता है, तो इसे भी आप कर लेंगे। आत्मा शाश्वत है, इसका विलोम क्या है? अर्थात पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम और अनेकार्थी, एकार्थी, इन्हीं सब शब्दों को देखना है। दानवीर में कौन सा समास है, ठीक है, तो दान का अर्थ निकलता है। अच्छा यहाँ पर महाभारत का कर्ण दानवीर था, तो दानवीर जो दान देने में वीर हो, यही ना हुआ अर्थ इसका।
अच्छा, अब बहुव्रीहि द्विगु कर्मधारय, इस प्रश्न से मैं इतना कहूंगा कि आपको हिंदी के जो समास वाले टॉपिक हैं लूसेंट में से उसको पढ़ लेना चाहिए। उसको पढ़ लेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न कर लेंगे। तद्भव तत्सम आप जानते होंगे। हस्त तद्भव तत्सम एक बार मैं बता भी दूं, जो संस्कृत वाला शब्द है वही तत्सम है, और जो उससे समानता रखता है वो तद्भव है। उससे समानता रखते हुए भी दूसरा शब्द जो है उसी से बना हुआ जो शब्द है वो तद्भव हो गया। यही हस्त लिखा रहता तत्सम हो जाता, और हाथ लिख दिया है तो तद्भव हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर देश की सेवाएं, या उपयुक्त वाक्य में शुद्ध अंश कौन सा है? तो आप पढ़ करके स्वामी दयानंद सरस्वती ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती क्या की? सेवाएं किया, देश की सेवा की, इस तरह से होता ना। कब ईश्वर का संधि विच्छेद करना है। विदेशी शब्द कौन सा है? स्नान, बाघ, मोहर, छाता। अब इस ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा दिक्कत में पड़े या कर भी लें। आप शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो मांस नहीं खाता उसको क्या कह सकते हैं? तत्सम इसमें ढूंढना है। भीतर, सुनार, अट्टालिका, आंवला, तो जो संस्कृत वाला शब्द हो वही होता है तत्सम। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? बेटा, बेटी, या बकरा, बकरी, काका, काकी, मोर, शेरनी। इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे महोदय, महोदया, निश्चिंत रहिए आप। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अभ्यस्त, अभ्यस्त, ये तो संस्कृत पढ़ने वाला व्यक्ति देखते ही पहचान जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द कौन सा है? तो बहुवचन आप पहचान लेंगे। तटिनी के तट पर तरुण और तन्वी बैठे थे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार समाहित है? त से कौन सा अलंकार बनता है? अनुप्रास बनता है। मैंने उससे दो टुक कह दिया। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? दो टुक का अर्थ क्या होता है? तो आप मुहावरा का अर्थ बता सकते हैं। अनुएषण, यहाँ पर यण संधि जो जानते होंगे उसको कर लेंगे। अब यहाँ तक हम सभी 100 प्रश्नों को देख सके हैं। 60 प्रश्न जो था सामान्य ज्ञान से, उस सामान्य ज्ञान में 10 प्रश्न झारखंड से सम्मिलित था, 50 पूरे भारतीय पूरे देश के लेवल से संबंधित था, और उसके बाद में 20 प्रश्न ऐसे थे, नहीं हाँ 20 प्रश्न ऐसे थे जो गद्य पढ़ करके देने थे। उसके बाद हिंदी के प्रश्न थे। यहाँ पर मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं और अपने तरफ से हौसला अफजाई कर दूं कि हिंदी के 20 में आप हिंदी के 19 प्रश्न एकदम सही कर लेंगे। कहीं से भी गलत नहीं होने की संभावना है। 18 तो एकदम फिक्स है कि कर लेंगे। फिर पहुंचते हैं हम लोग गद्य तक। गद्य में पढ़ करके, गद्य में जब 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो गद्य में भी आप अपने आप को एकदम 18 श्योर मानिए, 100% श्योर मानिए। पहुंच गए कहाँ तक? 18 दूना 36 तक। 18 गद्य में, 18 हिंदी में। अब 18, 18, 36 जब प्रश्न हम कर लिए और प्रश्न पत्र आप जब देंगे, हल करेंगे, उसके लिए बता दूं कि आप पहले हिंदी के प्रश्नों को कीजिएगा, फिर गद्य के प्रश्नों को कीजिएगा, तभी कहीं इधर उधर बढ़िएगा। मैं सबके लिए बात नहीं कहूंगा, मैं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बात कहूंगा। अब आप 40 प्रश्न को कर सके हैं और 40 प्रश्न करके अपने पास में 36 में मिनिमम माना, हो सकता है कि आप 38-37 भी कर लें। तो वहां तक पहुंच गए जब, तो आपके अंदर एक आत्म बल बहुत ज्यादा व्याप्त हो जाएगा कि मैं 33 के बॉर्डर को क्रॉस कर गया। अब जब आप प्रवेश करते हैं 60 प्रश्न में, तो 60 प्रश्न में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी आप उसमें से 15 प्रश्न एक ऐसे भी कर सकते हैं कि भी कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो है। आप मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, होता है ना कि नहीं सर हमको कुछ आता ही नहीं, सामान्य ज्ञान में मैं एकदम जीरो हूँ। आप जीरो भी रहेंगे तो भी 4 विकल्प होता है। 4 विकल्प में कोई माइनस नहीं है, ठीक है। 4 विकल्प रहेगा प्रत्येक प्रश्न का, तो 60 प्रश्न है, तो 15 प्रश्न 15 प्रश्न 15 प्रश्न को भी यदि सेटिंग किया जाए तो क्या होता है? 15 चौक 60 होता है। तो आप किसी भी विकल्प को लेकर के चलते, एकदम नहीं आता है तब मैं चल रहा हूँ। खैर, एक शिक्षक को इस तरह के सलाह नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं सलाह दे रहा हूँ। तो भी आप 15 प्रश्न पर चलते हैं। फिर आपके मन में एक शंका उठी कि सर कोई जरूरी है कि 15 का प्रश्न का विकल्प ए पर 15 होगा ही होगा, बी पे 15 होगा ही होगा, या मैं जो करूँ उस पर कम हो, उस पर 8 ही हो, 7 ही हो, तब क्या होगा, या 10 ही हो? अरे एक ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम नहीं होगा। 8, 7, 6, 5, 8 से ऊपर तो जरूर होगा। तो आप बी विकल्प या सी विकल्प या ए विकल्प भी लेकर के चलते हैं। ए या बी में से कोई एक ही लेकर चलिएगा। यदि कुछ नहीं आता है तब तो भी आप उधर 35, 36 को मैं एक घटा भी दिया,
35 किए, इधर 10 भी मिल जाता है तो 45 हो गया। ये एकदम जो कमज़ोर विद्यार्थी उनके लिए। अब मैं थोड़े से जो जिनका लेवल अच्छा है उनके लिए बात करूं तो देखिए, आपने 35 तो इधर हिंदी और गद्य में ले लिया है, क्योंकि हिंदी और गद्य में गलती होनी नहीं है। अब उसमें बढ़ते हैं 60 प्रश्न में। कुछ भी आप प्रश्न आता है तो उसको आप सही करेंगे तो मैं मानता हूं कि जो सामान्य विद्यार्थी होगा उसमें से झारखंड का ही प्रश्न पूछा जा रहा है जो 10, उसमें से 10 में से आप 5, 6, 7 तो सही कर लेंगे, 7 सही कर लेते, बचा 50 प्रश्न से आप 10 जरूर निकाल लेंगे। तो ऐसे भी आप उधर से 17 निकाल लेते हैं तो आपको 52 प्रश्न 50 प्रश्न हो जाते हैं, थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो। और किसी को संतुष्टि नहीं मिलती है, बोलता है कि नहीं हम सर हिंदी में कमज़ोर हो सकते हैं, हिंदी में क्या करें। तो हिंदी के लिए आप तो पहले हिंदी में कमज़ोर हैं तो आप मुझसे लिस्ट मांग लीजिए हिंदी का, मैं बता दूं, उससे आप देख लीजिए। नहीं तो हिंदी में कमज़ोर नहीं है, फिर भी आपकी संतुष्टि नहीं मिल रही है, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक सलाह बस मेरा मानिए, एक एडुटेरिया का करंट अफेयर्स जरूर ले लीजिए। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स ले लीजिए और एडुटेरिया का करंट अफेयर्स लेकर के करंट अफेयर्स को देख जाइए। ये भी कठिन लगता है कि नहीं सर हम इतना नहीं देख पाएंगे, तो देखिए अब यदि इसको देखना होगा नहीं तो फिर हिंदी को मजबूत करना होगा। क्योंकि मैं बताऊं भूगोल को देख लीजिए तो भारत का भूगोल बहुत विस्तृत है, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा, मैं भूगोल के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। इतिहास के लिए पूछता हूं तो इतिहास भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हाँ, आप 3 भी अपने आप प्रश्न को बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए 2 तो आप 35 ले आ रहे हैं कहाँ से, गद्य से, ठीक है, गद्य से और हिंदी से ले आ रहे हैं। हिंदी ये तो आपको करना ही करना है, इसमें आपको अपने आप की मजबूती करनी ही पड़ेगी। उसके बाद भी प्रश्न बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो झारखंड वाला जो 10 क्वेश्चन है उसको मजबूत कीजिए, झारखंड के सामान्य ज्ञान को पढ़ करके, ठीक है। ये तो आपको दोनों को एकदम करना है, इसको तो स्टार बना लीजिए, इसे करना ही करना है। झारखंड शामिल कर सकते हैं, नहीं तो करेंट अफेयर्स जो है कि एडुटेरिया या स्पीडी का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, इससे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। और इसमें यदि इतना कर लेते हैं तो आपको कोई बहुत ज़रूरत फिर पड़ेगी नहीं। इसके बाद भी आपका मन नहीं मानता है तो आप संविधान के जो सामान्य वीडियो हैं 20 वीडियो पड़ा हुआ है एडुटेरिया के प्लेलिस्ट में, उससे आप देख सकते हैं। मैं एडुटेरिया चैनल का ना प्रचारक हूँ, नहीं संबंधित हूँ, मैंने पढ़ा है, लाभ लिया है, तो मुझे अपने जहाँ से भी मैं पढ़ा हूँ, आपको भी अनेकों जगह से मिल सकता है संविधान की जानकारी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से लाभ मिला कि 20, 22, 25 वीडियो है, आधे आधे घंटे के 30-30 मिनट की वीडियो है, उससे क्या कर सकते हैं आप अपने संविधान से संबंधित जो जानकारी उसको ले सकते हैं। ऐसे झारखंड और करंट अफेयर्स वाला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए करंट अफेयर से 15 प्रश्न आ जाएगा पूरे भारत के लेवल से, झारखंड से 10, तो हम इसके तरफ भागे ना जिसमें ज़्यादा प्रश्न आना है। नहीं तो संविधान वाला वीडियो भी देख लेंगे तो 5 प्रश्न इससे भी आपके हल हो जाएंगे निश्चित रूप से। इतना कर लेते हैं तो सामान्य ज्ञान वाले जो प्रश्न है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आपको कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गद्य हिंदी को एकदम आपको ब्रह्मास्त्र बना करके चलना है। झारखंड और करंट अफेयर्स पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो 10 प्रश्न 15 प्रश्न कर पा रहे हैं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप गद्य और हिंदी को बढ़िया से कीजिए और चुपचाप अंदाज पे भी करेंगे ना, तुक्का भी लगाएंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे, कहीं से कोई दो राय उसमें नहीं है। क्योंकि आपको 33-35 ही प्रश्न तो चाहिए, वो कर लेंगे। मैं तो मानता हूं कि जो नहीं भी पढ़ेगा वो भी 50 तक पहुंच जाएगा। फिर भी विद्यार्थी के मन में घबराहट रहती है तो 50 प्रश्न को लगता है कि नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप गद्य हिंदी झारखंड की जानकारी और साथ में करंट अफेयर्स इतना लेकर के चलिए तो कम में ज़्यादा आप कर लेंगे, निश्चिंत रहिए। संस्कृत पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि सिलेक्शन उसी से होना है। इन्हीं बातों के साथ में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और फिर अगले वीडियो में मिलता हूं जिसमें संस्कृत के हम लोग एक अच्छे टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद सभी का, और आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से यही चाहत रहेगी कि आप अपने एक एक समय को प्रयोग यूज करें। हाँ, ये जरूर है कि वीडियो देने में कुछ विलम्ब लग रहा है, इसका कारण व्यस्तता भी है और साथ में टाइपिंग का कार्य जो अभी चल रहा है, तो जस्ट 1 से 2 दिन में सब टाइपिंग वाला काम समाप्त हो जाएगा, तो जल्द जल्द आपको मैं वीडियो देने लगूंगा।
अपने आप को तब तक तैयार रखिए कि जैसे भी मैटर आए तो मैं उसको पढ़ सकूं। और साथ में एक बात कह दूं, जो अभी तक संस्कृत गंगा प्रकाशन का लक्ष्य झारखंड पुस्तक नहीं लिए हैं वो मंगा लें, काफ़ी लाभप्रद है। मैं उसके महत्वपूर्ण टॉपिक को एक स्कैन करके महत्वपूर्ण जो जिनको महत्वपूर्ण तो उसमें सभी है, जिनको छांटना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अतिरिक्त जुड़ गए हैं उसको छांटना है, उसको छांट करके एक PDF बना करके मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा या आप सभी को कैसे भी प्रेषित कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि प्रकाशन इससे मैंने अनुमति मांगा था, कोई रिप्लाई आया नहीं कि उस पुस्तक में मैं वीडियो बनाऊँ। फिर भी पुस्तक अच्छी है तो मैं हमेशा उस पुस्तक को प्रस्तुत करूँगा आप सभी के सामने। और अपने नोट्स तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध करा ही रहा हूँ, वहाँ से आप सभी नोट्स ले लीजिए। और मैं जो नोट्स देता हूँ 5-6 पुस्तकों को देख करके उसमें से छांट करके एकदम चुनिंदा मैटर ही देता हूँ। धन्यवाद सभी का।